तो हम पिछली ये पार्ट नंबर 3 है हमारी वीडियो प्रेजेंटेशन का, और हम उसमें डायबिटीज रिव्यू फॉर फार्मासिस्ट में बात कर रहे थे। तो हमारे पास ये जो स्लाइड्स है, ये हम बात कर रहे थे लास्ट प्रेजेंटेशन में, कि लास्ट पार्ट में, कि वो कौन कौन से ग्रुप की मेडिकेशन की क्या बिग मेन बेनिफिट्स है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस स्लाइड में हम इसमें देखेंगे कि हमने उसी को कंटिन्यूएशन में ये एक्सप्लेन किया है कि अगर हाइपोग्लिसीमिया, जो भी आप ट्रीटमेंट चूज करें उसकी बेसिक डोज स्टार्ट करें, इनिशियल डोजेज उस ड्रग की, और उसके बाद उसको फिर आप मॉनिटर करें, और A1C फिर भी नहीं टारगेट पहुंचे या फास्टिंग ग्लूकोज और रैंडम ना पहुंचे, तो फिर आप 3 to 6 मंथ में उसको एडजस्ट कर सकते हैं बेस कि आप कब तक टारगेट अपना A1C जो है वो टारगेट अचीव करना चाहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो स्लाइड्स है, ये इसमें टाइप ऑफ इंसुलिन है, तो मैं थोड़ा सा टाइप ऑफ इंसुलिन के बारे में बात करूंगा। ये रिव्यू होगा कुछ लोगों के लिए जिनको मालूम है, मगर नए के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा। तो जितने भी हमारे पास इंसुलिन है, उसको हम उनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक तो हमारे पास रेगुलर इंसुलिन है, जिसको हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन कहते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाती हैं नोवा रैपिड है, एस्पार्टा है, हिमालॉग है, और ये रैपिड रैपिड एक्टिव इंसुलिन होती है। दूसरा हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, जो कि जो ओल्डेस्ट इंसुलिन है, जिसको हिमालयन आर कहते हैं या रेगुलर इंसुलिन कहते हैं, और या फिर दूसरा एक और इंसुलिन है, हो सकता है कुछ इंसुलिन इसमें से अवेलेबल ना हो हर जगह, मगर ये जो फर्स्ट 2 ग्रुप मैंने बात की, जिसमें कि रैपिड इंसुलिन है और शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, हमें तमाम इंसुलिन को देखना पड़ता है कि उनका ऑनसेट कितनी देर में शुरू होगा, और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट कि उसका पीक कितना देर में आएगा, फुल इफेक्ट, और उसके बाद टोटल ड्यूरेशन। तो इन 3 चीजों को जहन में रखते हुए ये ग्रुपिंग है, और उससे हमें जब हम सजेस्ट करते हैं कि भाई इस पेशेंट को कौन सी डोज होनी चाहिए और कौन सी इंसुलिन को कैसे करें, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट है। तो इसी तरह इसमें जो दूसरा बेसल इंसुलिन है, बेसल इंसुलिन वो है कि जिनका इफेक्ट स्लो शुरू होता है, राइट। जैसे जो पहला ग्रुप है इंसुलिन, उसमें जो रैपिड इंसुलिन है और शॉर्ट एक्टिंग, उनका इफेक्ट 9 मिनट्स में मोस्ट जल्दी शुरू होता है, या 4 मिनट में, और मैक्सिमम हाफ एन आवर में स्टार्ट करता है। तो उनका पीक जो है वो 1 आवर में, और पूरा पीक जो उनका इफेक्ट है, थेरेपेटिक इफेक्ट, और जो उनका ड्यूरेशन है वो 3 to बेस्ड ऑन 7 आवर, डिफरेंट इंसुलिन का 3 to 7। तो इस ये ध्यान में रखते हुए हम डोज में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। इसी तरह जो बेसल इंसुलिन है सेकंड ग्रुप, उसमें इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है, और मोस्टली वो क्लाउडी होती हैं, और जो थोड़ा सा उसमें क्लाउडी सा नजर आता है। उसमें जो है हमारे पास 2 ग्रुप हैं, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन है और उसमें लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि कौन सी कितने शॉर्टेस्ट टाइम में इफेक्ट स्टार्ट करेगी, उसका पीक कितने घंटे में आएगा, और उसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन कितना है टोटल उस इंसुलिन का। तो फॉर एग्जांपल इसमें जनरली ये 1 to 3 आवर में अपना इफेक्ट स्टार्ट करती हैं, और इनका पीक 5 to 8 आवर में आ सकता है मैक्सिमम इफेक्ट, ऊपर जो ग्राफ बनता है, और ये लास्ट करती हैं यूजली 18 आवर में अगर करेंगी, तो वो जैसे हमारे पास है हिमोलिन एन या एनपीएच इंसुलिन, वो 18 आवर तक मैक्सिमम इसका इफेक्ट रहता है, ड्यूरेशन है। मगर जो दूसरी लॉन्ग एक्टिंग आई है, जैसे लेवेमिर है, लेंटिस है, और बाकी जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन हैं, उनका जो इफेक्ट है वो 24 आवर या उससे ज्यादा भी हो सकता है, बेस्ड ऑन इंडिविजुअल ब्रांड और इंडिविजुअल इंसुलिन। जैसे इसमें इंसुलिन डेल्टामर है, गार्जीन है, और इंसुलिन डेक है। ये सब डिफरेंट इंसुलिन है, और इन सब का जब भी आप किसी को सजेस्ट करें या देखें या रिव्यू करें एज ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, एज ए रिटेल फार्मासिस्ट, तो ये जरूर ध्यान में याद रखें कि कौन सी इंसुलिन का ड्यूरेशन कितना है, पीक कितना है। और इसके बाद जो दूसरा बड़ा ग्रुप है हमारे पास मिक्स इंसुलिन है, उसमें हमने क्या है, एग्जांपल हिमोलिन 30-70 है, और नोवोलिन 30-70, और डिफरेंट इनके कॉम्बिनेशन है। इनका जो कैलकुलेशन है, डोज कैलकुलेशन, वो डिफरेंट है, क्योंकि इनमें दोनों चीजें मिली हुई हैं। एक तो शॉर्ट एक्टिंग मिली हुई है, और प्लस लॉन्ग एक्टिंग या इंटरमीडिएट एक्टिंग, दोनों उसमें मिली हुई है, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तो उनका जो डोजिंग है वो डिफरेंट है। इसकी अदर एग्जांपल है जिसमें नोवा मैक्स है 30, और हिमालॉग और मैक्स 25, ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। मैं यहाँ ब्रांड नेम ले रहा हूँ ताकि इजी हो और हम
क्योंकि ब्रांड नेम भी यहाँ मेंशन है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये जो स्लाइड है इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें वो रेड, ग्रीन और येलो कलरिंग है लेफ्ट टू राइट। मेरी तमाम प्रेजेंटेशन में जो मैं ये दे रहा हूँ डायबिटीज रिव्यू फॉर फार्मासिस्ट, इसमें ये स्लाइड नंबर 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि क्योंकि डायबिटीज की मैं जितना भी ट्रीटमेंट्स हैं उसमें किडनी पे असर पड़ता है, और किडनी अगर प्रॉपरली काम कर रही है या नहीं कर रही उसके हिसाब से हमें डोज भी एडजस्ट करना पड़ती है। तो ये उसका बड़ा ब्रीफ चार्ट है और बड़ा यूजफुल है। अगर आप अपनी इसके फोटोकॉपी अपनी प्रैक्टिस में रखें तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि बेस्ड ऑन ईजीएफआर तो हम किडनी को उसकी फंक्शन कितना प्रॉपर कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको हम ईजीएफआर के बेस पे उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। और उसमें उन्होंने टारगेट बनाया हुआ है कि अगर ईजीएफआर जो मैं रफली देख रहा हूँ, और इसमें सारे ग्रुप शामिल हैं, तमाम डायबिटीज की जो मेडिकेशन शामिल है, इसमें मेटफॉर्मिन भी है, इसमें PPD4 भी है, इसमें GLP-1 रेगुलेटर एंटागोनिस्ट भी हैं, और इंसुलिन भी है, और SGLT2 भी ग्रुप इनहिबिटर भी है। तो सारे इसमें मौजूद हैं। और उसमें जनरली हम देखते हैं अगर GFR 30 से कम है तो बाज़ जगह रेड अलर्ट है, बाज़ जगह ग्रीन है कि आप उसको दे सकते हैं। तो ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है। तो जनरली अगर आप किसी पेशेंट को देख रहे हैं उससे जब भी डायबिटीज की मेडिकेशन की बात करें तो प्लीज उससे जरूर पूछें कि उसकी किडनी के बारे में उसको क्या मालूम है, और वो उसमें कोई इश्यूज हैं, कोई डॉक्टर ने कहा है, या अगर आपके पास रेफरेंस हो या लैब हो हॉस्पिटल में अगर, तो आप उसको देख के रिव्यू करके या डॉक्टर से कन्वर्सेशन में आप डोज सजेस्ट कर सकते हैं, या आप गाइड कर सकते हैं पेशेंट को कि भाई ये आप मेटफॉर्मिन ले रहे हैं और आपने कभी अपना नहीं मालूम तो पूछ ले अपने डॉक्टर से जब नेक्स्ट टाइम मिले। और तो ये बड़ा अच्छा है और इसको मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ। बट जनरली लुकिंग ये क्विक चार्ट इसमें जिसका भी ईजीएफआर 60 है 60 उसके लिए मोस्ट मेडिकेशन में कोई चेंज रिकमेंडेड नहीं है, मगर बेस्ड ऑन कि उसका जीएफआर, तो उसमें रिकमेंडेशन भी है कि फॉर एग्जांपल अगर उसका जीएफआर येलो एरिया में है तो आप क्लोजली मॉनिटर करेंगे कि बिल्कुल ही जीएफआर ना हो जाए। और उसकी जनरल सिम्टोमेटिक उसका डायग्नोसिस ये भी यूज कर सकते हैं कि भाई पेशेंट से पूछें कि अगर उसको नॉर्मल रेगुलरली फ्यू टाइम्स ए डे यूरिन पास हो रहा है तो मोस्ट लाइकली आपका किडनी ठीक चल रही होगी, और उसका वॉल्यूम कितना है। और अगर बिल्कुल ही नहीं आया 2 दिन से पेशाब, तो क्या पानी नहीं पिया या आप किसी कोई इश्यूज हैं क्या है, तो उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए अगर जब डायबिटीज पेशेंट में जनरली अगर उनके बैड डेज हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, तो कोशिश करते हैं खासतौर पे इंसुलिन के हवाले से कि उसको क्लोजली मॉनिटर करें। तो ये बड़ा अच्छा रेफरेंस है डिसीजन मेकिंग में, और ये बहुत प्रैक्टिकल चार्ट है। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये नेक्स्ट स्लाइड है फार्माकोथेरेपी फॉर हाइपरटेंशन इन पेशेंट विद डायबिटीज समरी। तो अब मैं बात करूंगा कि हाइपरटेंशन में जो डायबिटिक पेशेंट है उसके बारे में हम किस तरह ट्रीट करते हैं, उसमें मोस्ट और क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो टॉप में लिखा हुआ है कि हम टारगेट करते हैं कोई भी पेशेंट हो एडल्ट, उसका अगर उसको डायबिटीज है तो उसका टारगेट हम ब्लड प्रेशर रखते हैं 130/80, और अगर इसकी इससे करीब है तो बहुत अच्छा, ज्यादा है तो फिर हमें मेडिकेशन शुरू करना पड़ती है। तो इसमें 2 ग्रुप हैं। तो अगर किसी को डायबिटीज है और वो पेशेंट को कार्डियोवैस्कुलर या सीकेडी या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज है या हार्ट का मसला है का सीवीडी है, तो उसको हम एसी इनहिबिटर्स या एआरबीज शुरू करते हैं राइट अवे विदाउट कि उसका ब्लड प्रेशर टारगेट पे रखने के लिए। सेकंड ग्रुप है इसमें कि अगर पेशेंट को कोई भी नहीं है, सीकेडी भी नहीं है, किडनी इश्यूज भी नहीं है, सीवीडी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का भी कोई इशू नहीं है, तब भी रिकमेंड करते हैं कि फिर आप उसमें एसी इनहिबिटर या एआरबीज यूज करें। अगर वो नहीं यूज करना चाहते तो फिर हमारे पास दूसरा ग्रुप है डीएचपी, सीसीबी या फिर थायराइड ग्रुप जिसमें थायराइड डायरेटिक्स हैं, हम वो भी यूज कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन कि हमें वेरी केयरफुली डायबिटीज में जो लॉन्ग टर्म जो सबसे ज्यादा रिस्क होते हैं वो हाइपरटेंशन की वजह से होते हैं, तो उसको क्लोजली मॉनिटर करना है। और उसमें हम 2 ड्रग भी कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, और उसके ये फर्दर गाइडलाइन है कि किस तरह। और इस सब में जब भी हम शुरू करते हैं तो हमें पेशेंट की बेसलाइन लैब जरूर करवाना चाहिए। फॉर एग्जांपल उसका सीरम क्रेटिनिन, किडनी फंक्शन चेक करें, उसका पोटेशियम और उसका बेसलाइन हमें इनिशियल जब स्टार्ट करें 1 to 2 वीकली सजेस्टेड है, स्पेशली फॉर एआरबीज और एसीई इनहिबिटर्स। अगर कॉम्बिनेशन दे रहे हैं जैसे आरएएस ग्रुप